हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल क्विज पर हार्दिक स्वागत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। इस क्रम में हम आधुनिक भारत की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तब वीडियो पूर्ण देखें और वीडियो में आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास की। तो आधुनिक भारत का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत में कहाँ से शुरुआत होती है और आधुनिक भारत की कहानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, डच अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन कंपनियों के आने का क्या कारण रहा है और इनका परिचय। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कारण परिचय के बाद पढ़ेंगे इनका आने से क्या परिणाम रहे यहाँ और इनका क्या प्रभाव रहा है। इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कारण, यानी यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो इसके कारण, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि 1453 रोम साम्राज्य का एक शहर था कुस्तुनतुनिया, जिस पर इस्लाम का अधिकार हो गया, जिससे अरबों द्वारा यूरोप के साथ किए जाने वाले व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ा। अरब लोग यूरोप को जाने वाली सामग्री पर अब इस्लाम द्वारा नया टैक्स लगा दी गई, जिसके कारण पूरी यूरोपीय देशों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पूरी यूरोपीय देशों में हम बात करें तो पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ वस्तुएं और भी महंगी हो गई और दाम बढ़ गए। इनकी मांग बढ़ी लेकिन पूर्ति कम हो रही थी। इस कारण पुर्तगाल व स्पेन के राजाओं द्वारा भौगोलिक खोज प्रारंभ की गई। इसमें मुख्य खोज करना उनका उद्देश्य था, भारत की खोज करना। तब सबसे पहले पुर्तगाली यात्रियों द्वारा भारत की खोज के लिए संदर्भ में कार्य किया जाता है। हम पढ़ते हैं, एक बार हम इस मानचित्र में देखेंगे कि किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। उसके संदर्भ में हम आपको बता दें, ये है भारत, और भारत के साथ अरबों से व्यापार हो रहा है। अरब लोग यूरोप को सब माल पूर्ति कर रहे हैं, वस्तुओं की पूर्ति, माल की पूर्ति कर रहे हैं। इधर कुस्तुनतुनिया शहर पड़ता है, जहाँ पर 1453 में अधिकार हो गया इस्लाम का। अब ऊपर ये है पुर्तगाल और ये स्पेन, सबसे पूर्वी यूरोपीय देश हैं। इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस कारण यहाँ के लोगों को अब वही वस्तुएं के दाम अधिक देने पड़े, मांग बढ़ी लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस कारण इन लोगों ने समुद्री मार्ग से खोजें प्रारंभ की। तब बार्थोलोमेव डियाज नाम का एक यात्री आता है और ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर, जिसे आसा अंतरिम के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक इसने खोज की और पुनः चला गया वापस पुर्तगाल, जहाँ से वापस एक वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति यहाँ आया अफ्रीका महाद्वीप आने के बाद यहाँ से वो गए, यहाँ एक अब्दुल मलिक नाम के गुजराती व्यापारी के साथ मिलकर वो भारत की यात्रा करता है, जहाँ पर वो कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। वहाँ के जामोरिन, यानी वहाँ के शासकों को जामोरिन कहा जाता था, उनके द्वारा स्वागत किया गया और यहाँ पर भी उनका विरोध हुआ। यहाँ पर उनका विरोध किया गया अरबों द्वारा और स्थानीय व्यापारियों द्वारा इनका विरोध किया गया, लेकिन जामोरिन ने इनका स्वागत किया था। हम इसकी जानकारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगालियों द्वारा आने वाला सबसे पहला यात्री था, वो खोज के लिए निकला, वो पहला यात्री था वो बार्थोलोमे डियाज। इसने 1487 में अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम सिरे पर आसा अंतरिम द्वीप नाम की खोज की। यानी यह दक्षिणी छोर है जिसे आसा अंतरिम कहा गया कि यानी एक राह मिल गई कि अब हम भारत
की खोज किया जा सकता है कि यहाँ तक भारत के रास्ते को जानकारी प्राप्त हो गई थी। उसके बाद वास्को डी गामा निकला। वास्को डी गामा वहाँ से निकला और वास्को डी गामा अपने जहाज़ों को लेकर निकला और इसने भारत में 1498 में भारत की खोज की और भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और यहाँ तक पहुंचने के लिए अब्दुल मनिक एक गुजराती व्यापारी का साथ लिया था इन्होंने। और कालीकट के जामोरिन ने इनका स्वागत किया। और वास्को डी गामा को भारत के साथ जो व्यापार किया गया ना, उसमें 60 गुना फायदा हुआ। उसमें विशेष रूप से वो काली मिर्च और मसाले लेकर गया था। काली मिर्च में वो फायदा हुआ था। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री आया पेड्रो अर्थवेजा कैम्बेल। इसे दूसरा पुर्तगाली कहा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो कौन था? पेड्रो अर्थवेजा कैम्बेल। उसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ कंटिन्यू व्यापार प्रारंभ कर दिया और साथ ही यहाँ पर किसानों से सीधा माल खरीदना प्रारंभ कर दिया। और इस माल को खरीदने के लिए इनको फैक्ट्री की आवश्यकता या गोदाम की आवश्यकता पड़ी। तब इन्होंने सबसे पहले भारत में 1503 में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन शहर में की गई। कोचीन में स्थापना की गई। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर 1505 फ्रांसीसी डी अल्मेडा और इसने यहाँ भारत में आया था। उसके बाद 1509 अल्फांसो डी अल्बुबु जो भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क जो 1509 में आया था। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार कर लिया गया 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया? तो 1510 में। उसके बाद में तीसरा गवर्नर है नीनो डा कुने। तीसरा गवर्नर नीनो डी कुना और ये आया 1530 में। इसको गोवा को मुख्य केंद्र बनाया था। गोवा को जीता कब है? गोवा पर अधिकार किया गया 1510। गोवा को मुख्य केंद्र कब बनाया गया? 1530। इसके बावजूद भी भारत में पुर्तगाली स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। इसके कई सारे कारण रहे थे। उसका मोटा कारण सबसे पहले था कि अरबों द्वारा पुर्तगालियों के अरब व्यापारियों द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया गया। इस कारण वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए। उसके अलावा और इनकी कई सारी नीति रही। उसमें दूसरी थी भी पुर्तगालियों को ब्राज़ील में सोना की खानें प्राप्त हो गई। इस कारण वो भारत की तरफ कम ध्यान देके ब्राज़ील की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा और एक थी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। इसके तहत ये कि उन्होंने भारत के तटवर्ती इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस कारण उन्होंने भारत में हिंदू धर्म के प्रति ठेस पहुंचाना, इससे लोग जागृत हुए और लोगों ने इनको प्रति असहिष्णुता दिखाई। उसके अलावा फिर है कि अल्बुकर्क द्वारा पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहित किया गया। इनको कहा गया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें और आप ही स्टेबल हो जाएं। इसका मोटा कारण रहा है कि अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली सेना स्थायी नहीं हो पा रही थी। पुर्तगालियों के साथ अपने देश से लाई गई जो सैनिक थे वो पुनः देश जाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय महिलाओं से शादी कर लोगे तो आपकी यहीं पर रह जाएगी और इनका दोहरा फायदा होने लगा है। एक तो सेना स्थायी हो गई, दूसरे ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा है, ईसाई जनसंख्या बढ़ने लगी। इस कारण इनका मुख्य विरोध हुआ है। पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नीति थी नीले पानी की नीति। इसके तहत था कि अरब सागर पर एकाधिकार कर दिया।
और इस नीले पानी की नीति में यह था कि समुद्र पर अब उनका अधिकार होगा, समुद्र में जो भी गतिविधियाँ होगी उस पर केवल और केवल पुर्तगालियों का ही अधिकार रहेगा। अगर अरब सागर में किसी प्रकार की गतिविधि करने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। उसके बाद कार्टेज व्यवस्था ही शुरू की गई। कार्टेज व्यवस्था ही शुरू की गई, मतलब कार्टेज का मतलब यह है कि अगर आपको समुद्र को देखना है, समुद्र में मछली पकड़नी है या समुद्र में किसी प्रकार का व्यापार करना है, तो आपको पुर्तगालियों से एक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप समुद्र को देख सकते हो। भारत का सम्राट अकबर ने भी जब समुद्र देखा था तब उससे पहले उन्होंने पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था। और कहा जाता है कि अकबर ने सबसे पहले गुजरात अभियान के दौरान ही समुद्र देखा था। उसके बाद है कि अरमेडा व्यवस्था। अरमेडा व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अरमेडा व्यवस्था ये थी कि अब कोई भी जहाज भारत से बाहर, चाहे वो पुर्तगालियों का है या नहीं है, अगर वो भारत से बाहर जा रहा है तब उन्हें पुर्तगालियों के जहाज़ों के साथ ही जाना होगा, अकेले जहाज नहीं ले जा सकते। जब पुर्तगाली जहाज जाएंगे तभी जाए उनको, जहाँ पुर्तगाली जहाज ठहराना चाह रहे हैं वहाँ ठहरेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी जिसे अरमेडा व्यवस्था कहते हैं। यानी इसका सादा सादा है कि भारतीय जहाज़ों को पुर्तगाली जहाज़ों के साथ भेजा जाएगा। उसके अलावा है भारत में क्या और परिणाम रहे इसके, तो बड़े जहाज़ों का निर्माण भारत में शुरू हो गया था। 1556 भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई। इसके और परिणाम प्रभाव रहते कि भारत में तंबाकू और मक्के की खेती पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत की गई थी। उसके अलावा भारत में स्थापत्य कला में क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत की स्थापत्य कला में प्रभाव पड़ा कि गोथिक शैली शुरू की गई। अब गोथिक शैली में क्या होता था कि एक तो नुकीली मेहराब, ऊंची छतें, बारीक सजावट, जिसका उदाहरण हम भी मानचित्र में देखेंगे। देखो ये रहा फोटो, ये मानचित्र रहा जिसमें देखो इसमें ना ऊंची छतें हैं, ये ऊंची छतें हैं इतनी। उसके अलावा ये जो नुकीली मेहराब बने ना, ये नुकीले मेहराब जिसके ये देखो इसके मोटे उदाहरण ये रहे नुकीले मेहराब। फिर बारीक सजावट, इनमें देखिए प्रत्येक खिड़की में बारीक बारीक सजावट की गई, यह है गोथिक शैली की विशेषताएं। इसके अलावा पढ़ते हैं कि एक इतिहासकार सेंट जेवियर है, वो गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया था 1542 में। पुर्तगाली 1542 सेंट जेवियर गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली कंपनी का नाम है डच कंपनी। डच कंपनी का परिचय और उनका कारण, उन्होंने क्या प्रभाव रहे, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। डच कंपनी ये भी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में दूसरे क्रम के अनुसार दूसरे नंबर पर डच यात्री आए थे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कार्नेलो डी हस्टमान 1596 भारत आया। भारत आने वाला पहला डच यात्री था, हच नहीं है, डच है, डच यात्री था भारत आने वाला कार्नेलो डी हस्टमान। उसके बाद 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और 1605 में प्रथम फैक्ट्री लगाई गई मछलीपट्टनम में। 1605 प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और पहली फैक्ट्री लगाई 1605, प्रथम फैक्ट्री लगाई गई मछलीपट्टनम में। उसके बाद 1653 मुख्य डच फैक्ट्री की स्थापना चिनसुरा बंगाल में की गई। मुख्य डच फैक्ट्री की स्थापना चिनसुरा बंगाल में की गई। उसके बाद अंग्रेजों और इनके मध्य युद्ध हुआ, जिसे वेदरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों और डचों के मध्य होने वाला युद्ध, इसमें डच हार जाते हैं और हारने के बाद वो इंडोनेशिया चले गए। डच कम समय के लिए ही भारत रहे थे और इनको स्टेबलाइज नहीं कर पाए और अंग्रेजों के साथ इनके निरंतर आपस में युद्ध होते रहे, संघर्ष जारी रहा, जिसके बाद वेदरा के युद्ध में ये पूर्णतः हार जाते हैं
1759 वेदरा के युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य। और डच हारने के बाद इंडोनेशिया चले गए, जहाँ उन्होंने भारत से नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने मसाले का व्यापार किया था। इन्होंने मसाले का व्यापार किया था। इनको हराने वाला अंग्रेज अधिकारी था, वो अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव ने वेदरा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हराया। और उसके बाद डच इंडोनेशिया चले गए, वहाँ पर उन्होंने मसाले का व्यापार किया और भारत से इतना ही उनका व्यापारिक संबंध रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ कमियां लग रही हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट में लिखें। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहें, खुश रहें और